आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीपर्चेज एग्रीमेंट या रीपोज क्या होता है। रेपो इज अ मनी मार्केट मैकेनिज्म। ये मनी मार्केट का में एक मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है, विच इन्वेल्व्स कोलेटरलाइज्ड शॉर्ट टर्म बारोइंग एंड लैंडिंग थ्रू सेल परचेज ऑपरेशंस इन द डेट इंस्ट्रूमेंट। ये डेट इंस्ट्रूमेंट में सेल परचेज का काम करता है, जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल। रेपो कोई एक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है। रेपो इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट। ये मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक मैकेनिज्म है। इट इज अ प्रोसेस wherein a number of instruments such as government securities, PSU, bond and other securities can be used as underlying security to borrow and lend in the money market। मनी मार्केट में इस मैकेनिज्म के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो बॉन्ड हैं उनको, या अन्य किसी प्रकार की जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसको बारो और लैंड किया जाता है। अंडर अ रेपो ट्रांजेक्शन, अगर हम स्पेसिकली रेपो ट्रांजेक्शन की बात करें तो अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज सेल देम टू एन इन्वेस्टर विद एन एग्रीमेंट टू परचेज बैक द सेम सिक्योरिटीज। कहने का मतलब ये कि जो रेपो रेट एग्रीमेंट है, इसमें क्या होता है कि एक बार एक प्रकार का एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट में फिक्स किया जाता है कि अभी जो हम सेल कर रहे हैं, जिस सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं, यानी हम आपको लैंड कर रहे हैं, तो आपको वापस करनी है एक स्पेसिफाइड डेट को, यानी उसमें टाइम टेन्योर फिक्स किया जाता है और कहा जाता है कि इस टेन्योर में आपको वापस करना है। यानी जो इसको लैंड करता है वो दोबारा से उसको रीपरचेज बैक करेगा द सेम सिक्योरिटीज फॉर द मनी मार्केट। मनी मार्केट में उस सिक्योरिटी को दोबारा से फिर से रीपरचेज करेगा। ये एक एग्रीमेंट है। यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो एग्रीमेंट होता है, रेपो रेट एग्रीमेंट होता है, इसमें सिंपल सा क्या होता है कि ये एक मैकेनिज्म है, ना कि एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये मार्केट है, जो आपकी कैपिटल मार्केट है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम क्या करता है। हालांकि जो रेपो होता है इस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेम अमाउंट एट द प्री डिटरमाइंड डेट। और ये जो सिक्योरिटी की जो अमाउंट होती है ये पहले से ही डिटरमाइंड होती है कि किस डेट को इसका पेमेंट होना है। इट इज़ द एसेंशियल लैंडिंग एंड बारोइंग ट्रांजेक्शन, एसेंशियल लैंडिंग और बारोइंग ट्रांजेक्शन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट नन एज रेपो रेट। यानी यहाँ पर अगर हम रेपो रेट की बात करेंगे तो रेपो रेट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो सिक्योरिटी है, जिस सिक्योरिटी को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है और कितने दिनों के बाद में उसको वापस करना है। तो जैसे एक सिक्योरिटी, मान लीजिए आरबीआई ने क्या किया, आपसे कुछ 1000 रुपये, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लिया, तो आरबीआई ऐसे तो नहीं दे देगी, उसके लिए वो रेपो रेट एग्रीमेंट करेगी और उसमें ये फिक्स करेगी कि 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में या जब भी जो पैसा वापस करेगी तो उसमें इसका जो प्रिंसिपल है 1000 करोड़ वो तो देगी, साथ में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका इंटरेस्ट लगा करके जो अमाउंट बनेगा वो देगा। तो जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे 6%, 5%, 3% जो भी है, तो वो इंटरेस्ट रेट ही क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है, जो कि करंट में रेपो रेट 6.50 चल रहा है।
इन व्यू ऑफ दिस द फॉरवर्ड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज सेट। इससे क्या होता है कि जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का क्लीन प्राइस, फॉरवर्ड क्लीन प्राइस फिक्स किया जाता है। क्लीन प्राइस का मतलब होता है बॉन्ड का इनिशियल प्राइस, बॉन्ड का इशूइंग प्राइस, ठीक है, वो फिक्स किया जाता है फॉरवर्ड रेट पे। एट द टाइम ऑफ सेल, जब इसको सेल किया जाता है, एट अ लेवल विच डिफरेंट फ्रॉम द स्पॉट क्लीनिंग प्राइस एंड एडजस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द रेपो इंटरेस्ट नॉन एज रेपो रेट। और जो जिस तारीख को सेल किया जाता है और जिस तारीख को एक्चुअल में इसको स्पॉट रेट पे या जैसे भी है इसको एडजस्टमेंट किया जाता है, तो उन दोनों डेटों के बीच का जो टाइम है, उस टाइम के बीच में जो इंटरेस्ट एग्रीड होता है वही रेपो रेट है। कूपन इनकम ऑन द सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उस पर जो कूपन रेट मिलता है वही रेपो रेट कहलाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेपो विल बी मार्केट रिलेटेड, ये मार्केट पे रिलेट करता है, मार्केट से रिलेट होता है। इन द मनी मार्केट में रेपो ट्रांजेक्शन इज नथिंग। अगर मनी मार्केट की बात करें तो इसमें रेपो ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, रेपो ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, बट ए कोलेटरलाइज्ड लैंडिंग एज द टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। एक केवल और केवल कोलेटराइज्ड लैंडिंग, अगर ट्रांजेक्शन के टर्म में अगर हम बात करें तो ये केवल कोलेटरलाइज्ड लैंडिंग है, ठीक है। आर स्ट्रक्चर्ड टू कंपनसेट फॉर द फंड लेंथ एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज द रेपो रेट। और ये जो फंड लेंड करने में जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लगती है तो वही क्या है, रेपो रेट। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो कैश हमारे पास में इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन किया था उससे जो हमारे पास में फंड आया, कैन बी यूज्ड मीट टेम्परेरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट इन द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट कंपेरेबल कॉस्ट। तो उससे क्या होता है कि हम कंपेरेबल कॉस्ट पर शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व या रिजोल्व कर सकते हैं। रेपो रेट इज अ एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर द फंड लेंट बाय द बायर ऑफ सिक्योरिटी यानी लेंडर टू द सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज बारोअर। इसमें जो रेपो रेट होता है ये एक एनुअलाइज यानी वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर इसको फिक्स किया जाता है। और ये जो होता है रेट फॉर द फंड लेंट, जो फंड है जो बारो किया जाता है या जो लेंट किया जाता है तो उस पर डिपेंड करता है। जनरली द रेपो रेट इज लोअर देन, जनरली क्या होता है कि जो रेपो रेट होता है इज लोअर देन, जनरली रेपो रेट लोअर होता है, कम होता है। किससे कम होता है, द ऑफर्ड ऑन अनसिक्योर्ड और इंटर बैंक लोन फॉर द रीजन। कहने का मतलब है कि जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इंटर बैंक अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उससे अमूमन रेपो रेट का जो चार्ज होता है वो कम होता है। जब एक बैंक दूसरी बैंक से अगर लोन लेगी तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और रेपो रेट का कम होगा। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ। इट इज़ द कोलेटरलाइज्ड ट्रांजेक्शन, ये एक कोलेटरलाइज्ड ट्रांजेक्शन है। एंड द क्रेडिट बर्थीनेस टू द इश्यूर ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज ऑफ्टन, कि जो क्रेडिट बर्थनेस मतलब एक कोलेटरलाइज्ड ट्रांजेक्शन है और साथ ही एक इसमें क्रेडिट बर्थनेस है, किसको, टू द ऑफ द इश्यूअर ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, कि जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी को इशू करता है, इज ऑफ्टन हायर देन सेलर, ये सेलर से हायर होता है प्रायः। अदर फैक्टर दैट में अफेक्ट द रेपो रेट, इस जो रेपो रेट को इफेक्ट अफेक्ट करते हैं वो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं
जैसे क्रेडिट बर्थनेस ऑफ द बारोअर, लिक्विडिटी ऑफ कोलेटरल एंड कंपेरेबल रेट्स ऑफ अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कि जो रेपो रेट होती है, इसको जो रेपो रेट होती है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है क्रेडिट बर्थनेस पे, कि सेलर जो बारोवर है उसकी क्रेडिट बर्थनेस कैसी है, लिक्विडिटी ऑफ कोलेटरल कैसी है, कि जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो कैसी है, या कंपेरेबल रेट ऑफ अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो मार्केट के अदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, अन्य अदर जो बिल्स हैं, अदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनके रेट से भी ये प्रभावित होता है। रेपो इज़ द मिरर इमेज ऑफ रेपो। जो रिवर्स रेपो जो होती है वो रेपो का मिरर्स होती है, यानी ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। रेपो व्यूज फ्रॉम द एंगल ऑफ बारोवर। अगर बारोवर के व्यूज में अगर हम देखें तो ये नन एज रिवर्स रेपो। अगर बारोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें तो ये रिवर्स रेपो कहलाता है। जैसे बारोवर, देखो बारोवर का क्या है, जब बारोवर के पास फंड ज़्यादा आएगा तब रेपो रेट बढ़ेगा, जब बारोवर के पास फंड ज़्यादा नहीं जाएगा तभी हमारा रिवर्स रेपो होगा। इस प्रकार जो रिवर्स रेपो की हम बात करें तो सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड विद द साइमल्टेनियस कमिटमेंट टू रीसेल। तो ये क्या होता है, एक ऐसा कमिटमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि हम दोबारा से इन चीज़ जो हमारे पास सिक्योरिटीज हैं इनको हम रीसेल करेंगे। जैसे कि आरबीआई से हमने पैसा लिया था रेपो रेट के तौर पे, तो उसको हमने पब्लिक में दिया, लेकिन अब उसके पास में कुछ पैसा हमारे पास जो एक्सेस हो गया, हमारे पास मनी एक्सेस हो गई, हमारे पास का मतलब है बैंक के पास में जो मनी एक्सेस हो गई, उस एक्सेस मनी को बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास दोबारा से जमा कराएगी। तो जो आरबीआई के पास जमा कराएगी तो आरबीआई क्या करेगी, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नॉमिनल होगा, जो कि अभी इस समय 3.35% चल रहा है, वो पे करेगा। जबकि वही अगर हम फंड आरबीआई से उठाते हैं तो आपको 6.50% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। हु इनिशिएट द फर्स्ट लेग। तो एक क्या होता है कि हेंस वेदर द ट्रांजेक्शन इज रेपो और रिवर्स रेपो इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ हु इनिशिएट द फर्स्ट लेग। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इसका फर्स्ट लेग क्रिएट हुआ। व्हेन द रिवर्स purchase transaction mature, the counterparty returned the security to the entity concerned and received it. काउंटर पार्टी इसको रिटर्न करती है, द सिक्योरिटी टू द एंटिटी कंसर्न, रिसीव इट इज कैश अलोंग विद द प्रॉफिट स्प्रेड। तो देखो, जब काउंटर पार्टी यानी जब सामने वाली पार्टी को जो हमने लोन दिया था, पैसा दिया था, बारो जो लैंड किया था, तो वो क्या करेगा, इसको कैश को वापस तो करेगा ही, साथ में उसके स्प्रेड को, स्प्रेड का मतलब इंटरेस्ट को, यानी जो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, कि कोई भी चीज़ इंटरेस्ट जब कोई भी लैंड करता है तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ही आपका स्प्रेड कहलाता है। स्प्रेड दैट मीन्स इंटरेस्ट। वन फैक्टर विच encourages in organization to enter into reverse repo is that earn some extra income on its otherwise idle cash। कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो रिवर्स रेपो होती है, रिवर्स रेपो में क्या है कि जो आइडल कैश बैंकों के पास में पड़ा है, जो एक्सिस में बैंक के पास में पड़ा है, तो उस पैसे को बैंक आरबीआई के पास में जमा करके क्या होगा ना कुछ परसेंट आपको ब्याज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ब्याज आपको मिलेगा, जो कि प्रेजेंटली में 3.35% चल रहा है, जो क्वार्टरली क्या होता है, चेंज होता रहता है, या फिर जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। और रेपो इज समटाइम कॉल्ड आर रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। जो रेपो होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है,
तो उसको हम जनरली रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे टॉम, जैसे कैश हो गया, कैश या रेडी या टॉम या स्पॉट या फॉरवर्ड या फ्यूचर, ये जो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, एक आ गया आपका रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, यानी रेपो को कभी कभी रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं। एज इट इज अ मीन्स द फंडिंग बाय सेलिंग अ सिक्योरिटी हेल्ड ऑन द स्पॉट। मतलब क्या होता है कि इसमें सिक्योरिटियों को ऑन द स्पॉट सेल किया जाता है, बेसिस ऑन द रीपर्चेज द सेम ऑन फॉरवर्ड बेसिस। इसमें सिक्योरिटियों को, जैसे सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो आरबीआई क्या करेगी, इसको पैसा दे देगी। तो जो पैसा दिया यानी कि आरबीआई ने इसको सेल किया अपनी सिक्योरिटी को, तभी पैसा दिया। अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जो पैसा हम आपको दे रहे हैं, इसको एक स्पेसिफाइड पीरियड में आफ्टर सम टाइम आपको फॉरवर्ड रेट के हिसाब से, जो फॉरवर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग आपको अलोंग विद इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा। तो इसमें बस यही कहना चाह रहा है। रेडी तो तुरंत हो गया ट्रांजैक्शन, उसने कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए तो आरबीआई ने दे दिया। और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में आपका आ जाएगा जब बैंक ने पैसा आरबीआई को वापस किया। When a entity sell the security to another entity to repurchase agreement basis and simultaneously purchase some other security from the same entity to resell, कहने का मतलब है कि जब एक एंटिटी बेचती है तो दूसरी इसको रीपरचेज करती है। ये एग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है, मतलब इसमें एग्रीमेंट होता है। साइमल्टेनियसली परचेज सम अदर सिक्योरिटी, कुछ अदर सिक्योरिटियों को भी परचेज किया जा सकता है फ्रॉम द सेम एंटिटी। सेम एंटिटी से मतलब सेम कॉरपोरेशन से, सेम एंटिटी से ख़रीदा जा सकता है और उसको ही रीसेल किया जा सकता है, जिसको डबल रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। डबल रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का मतलब है जब सेम एंटिटी से ही परचेज और सेल किया जाए। रेपो इज अ अंडरटेकिंग बाय आरबीआई कंट्रोलिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। रेपो ये अंडरटेक करता है रेपो रेट से जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है आइए हम देख लेते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट में कमी करती है, मान लीजिए 5% था, अब 4% हो गया है, हालांकि अभी 6.5% चल रहा है एज ऑन डेट, तो 6.5% चल रहा है। अब इसको उसने कर दिया 5.5%, तो इसमें क्या होगा कि बैंकें लोन ज़्यादा लेंगी आरबीआई से। जब बैंकें लोन ज़्यादा लेंगी आरबीआई से, जब उसने डाउन कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंकें अब लोन तो बैंक से पैसा ले लेंगी, लेकिन बैंक बारोवर को भी कम रेट पर पैसा प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब लिक्विडिटी जब मार्केट में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। अब 6% से, अब गवर्नमेंट को लगा कि 6.5% जो रेपो रेट चल रहा है, इस 6.5% रेपो रेट का गवर्नमेंट को लगा कि रेपो रेट जो 6.5% अभी चल रहा है और मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा 7.5% कर देगा। जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा देगा तो बैंक क्या करेंगी, आरबीआई से पैसा लेना है कम कर देंगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वो बारोवर को कम से कम पैसा दे पाएंगी। जब बारोवर को कम पैसा दे पाएंगी तो अपने आप से जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स इन द LAF मार्केट आर दोज विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई।
आरबीआई ने इसको LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का नाम दिया। किसका नाम दिया? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब यानी हम रेपो को, जैसे रेपो में क्या होता है कि लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट किया जाता है, तो उसका ये दूसरा नाम हम इसको LAF के नाम से भी जान सकते हैं। And against this, repo in the market can be between banks and financial institutions। जो रेपो होती है ये बैंक्स के बीच में होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होती हैं, वित्तीय संस्थाओं के बीच में होती है। नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स कैन लैंड टू अदर लीगल काउंटर पार्टीज थ्रू रेपो। रेपो के माध्यम से कहने का मतलब है कि क्या होता है कि एक बैंक दूसरी बैंक को भी पैसा उधार दे सकती है। रेपो इज आल्सो अलाउड इन PSU बॉन्ड। रेपो जो होता है वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स होता है और प्राइवेट कारपोरेट डेट प्रोवाइडेड द डेट्स आर हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो जो रेपो रेट होती है वो PSU बॉन्ड्स और प्राइवेट कारपोरेट जो बॉन्ड हैं उनको एक डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल कराती है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डीमेट इसमें एक अकाउंट खुला होता है, जैसे मान लीजिए एक डीमेट अकाउंट है, हम डीमेट अकाउंट में जो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो हम शेयर्स को रखते हैं उसी के संदर्भ में ये बात कर रहा है कि जो PSU बॉन्ड होते हैं और जो प्राइवेट कारपोरेट बॉन्ड होते हैं, डेट होते हैं, तो उनको रेपो रेट अलाउ करती है कि इसको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जा सकता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं। रेपो प्राइजिंग क्या है इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं हम। इन रेपो ट्रांजैक्शन देयर इज ए स्पॉट सेल एंड फॉरवर्ड परचेज। रेपो ट्रांजैक्शन देयर इज ए स्पॉट सेल एंड फॉरवर्ड परचेज। इसमें क्या होता है कि ऑन द स्पॉट पे क्या होता है, सेल होता है, और फॉरवर्ड में क्या होता है, परचेज होता है। दीज ट्रांजैक्शन आर कंप्लीट व्हेन SGL आर एक्सचेंज्ड और ट्रांसफर इन डीमेट फॉर्म इज कंप्लीट द ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज इज ट्रांसफर टू द बायर फॉर द पीरियड ऑफ रेपो। कि जो रेपो के पीरियड में इसमें क्या होता है कि एक SGL होता है। SGL का मतलब सब्सिडरी जनरल लेजर। तो सब्सिडरी जनरल लेजर के माध्यम से क्या होता है कि उसमें एक ऑनरशिप ट्रांसफर करता है। एंड सोल्ड बैक टू द सेलर एट द एंड ऑफ द एग्रीड पीरियड। कि जो पीरियड एग्रीड होता है तो दोबारा से क्या होता है कि जो सेलर पहले था, जिससे मिला था पैसा, जिससे फंड मिला था, उसी को वो वापस कर देता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वगैरह जो भी बन रहा होता। प्रायः ए रिवर्सल ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑटोमेटिक। प्रायः एक जो ट्रांजैक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है एंड विल बी द डन बाय द क्लियरिंग कारपोरेशन। एक क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको क्लियर किया जाता है, या फिर जो सिक्योरिटी इसको होल्डिंग कंपनी है, जो सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी है, वो इस ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली करती हैं। एज इंडिकेटेड इन रेपो देयर आर 2 लेंथ्स। तो जो रेपो रेट की 2 लेंथ्स होती हैं, रेपो रेट में 2 लेंथ्स होती हैं, अर्थात सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, दूसरा रीपर्चिंग ऑफ द सेम। तो जो रेपो की 2 लेंथ्स कौन कौन सी हुई, एक तो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी और दूसरी आपकी रीपर्चेज ऑफ द सेम सिक्योरिटी। इन द फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर नियरर डेट, सेल प्राइस इज यूजली बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ आउटरेज। कि जो फर्स्ट लेग होती है यानी जहाँ पर सिक्योरिटियों को सेल किया जाता है, तो वो नियरली क्या होता है कि जो उस समय प्रेजेंट मार्केट जो सिनेरियो होता है मार्केट प्राइस पर वो किया जाता है। सेकेंड लेग जो होती है ये बीच इज अ फ्यूचर डेट, द प्राइस ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फंड फ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स एलिमेंट ऑफ फंड्स एक्सचेंज। और जो सेकेंड लेग होता है
सेकंड लेग में क्या होता है कि फ्यूचर डेट पे, इससे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरवर्ड रेट होता है, ठीक है, इसलिए इसे रेडी फॉरवर्ड भी कहते हैं, है ना। इस प्रकार हम एक कह सकते हैं ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटी पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर द रेपो पीरियड। रेपो पीरियड में क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है सेलर से बायर की तरफ। लीगली इच कूपन इंटरेस्ट अकर्ड, उसी समय क्या होता है कि जो रेपो पीरियड होता है उसमें कूपन इंटरेस्ट रेट इनकर्ड होता है, अकर्ड होता है, और इसको पास्ड ऑन द बायर, और जो बायर है उस पर ये इम्पोज किया जाता है और वो इसको देता है। इस प्रकार द सेल लेग while the borrower securities is required to pay the accrued coupon interest for the broken period, at the repurchase leg the initial seller is required to pay accrued interest broken period। कहने का मतलब है कि जो उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका जो ब्रोकन पीरियड है उसमें जो भी इंटरेस्ट पेएबल होता है वो उसको दिया जाता है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पर हम थोड़ा स्किप करते हैं। अब यहाँ पर आइए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्हेन रेपो रेट इज हायर देन करंट यील्ड। जब रेपो रेट करंट यील्ड से हायर होती है, ठीक है, तब रीपर्चेज प्राइस विल बी एडजस्टेड अपवर्ड साइनिंग अ कैपिटल लॉस। एग्जाम में पूछा जाता है व्हेन रेपो रेट इज हायर देन द करंट यील्ड which of the following statement is correct, या which of the following statement is not correct। when repo rate is higher than current yield, करंट यील्ड के जो करंट यील्ड है, करंट यील्ड का मतलब हम सिंपल सा समझ लें कि जो प्रेजेंट में जो प्राइस है, इंटरेस्ट है, जो प्रेजेंट में इंटरेस्ट चल रहा है उससे अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेपो प्राइस विल बी एडजस्टेड अपवर्ड साइनिंग अ कैपिटल लॉस। इससे क्या होगा कि हमको कैपिटल लॉस होगी। कैपिटल लॉस क्यों होगी? क्योंकि जो प्राइस है भाई रिपर्चेज में क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब रेपो रेट इज हायर होगी करंट यील्ड से, तब रिपर्चेज प्राइस जो होता है वो कैपिटल लॉस की तरफ जाएगा, यानी इसमें कैपिटल लॉस होगा। कैपिटल लॉस क्यों होगा? क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इफ़ द रेपो रेट इज लोअर देन द करंट यील्ड, अगर रेपो रेट जो है करंट यील्ड से कम है, रेपो रेट जो है वो करंट यील्ड से कम है, तो क्या होगा, द रिपर्चेज प्राइस विल बी एडजस्टेड डाउनवर्ड साइनिंग अ कैपिटल गेन। कि भाई करंट यील्ड से रेपो रेट कम है, जब मान लीजिए आज जो ब्याज चल रहा है, मार्केट का प्राइस मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट 10% चल रहा है और हमको रेपो रेट के माध्यम से 5% भी अगर मिल जा रहा है फंड, तो इससे क्या होगा कि हमको कैपिटल गेन होगा, ठीक है। आगे आइए, इफ रेपो रेट और कूपन आर इक्वल, कूपन का मतलब हुआ इंटरेस्ट रेट। अगर रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों बराबर हैं, then repurchase price will be equal to the sale price of the security since no price adjustment at the repurchase state will be the required। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये हुआ कि अगर रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट दोनों सेम हैं तो रिपर्चेज और सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर है। इन सच केसेस द आउटगो यानी डर्टी प्राइस, जो डर्टी प्राइस इन द फर्स्ट लेग में जो डर्टी प्राइस होगा विल बी क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 2 लेगों की बात की थी, 2 लेग कौन कौन सी थी? पहली लेग थी आपकी सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, दूसरी है रीपर्चेज ऑफ द सेम। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी और रिपर्चेज ऑफ सेल, ये 2 इसकी लेग है। तो फर्स्ट लेग में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट लेग है, इन द फर्स्ट लेग विल बी
क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस का मतलब यह है कि जो क्लीन प्राइस मतलब इश्यू यानी इनिशियल जिस पे हम सेल कर रहे हैं तो वो हम आपका क्लीन प्राइस हो जाएगा, और जब हम उसे रिपर्चेज करेंगे तो वो हमारा डर्टी प्राइस हो जाएगा। यानी डर्टी प्राइस में क्या होगा कि फर्स्ट लेग का जो क्लीन प्राइस है वो प्लस एक्रूड इंटरेस्ट है, उसको दोनों को जब जोड़ लेंगे तो आपका वो डर्टी प्राइस हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो हमारा रेपो है उसके दो लेग हैं, पहले लेग में वो सेल करता है, दूसरे में उसी सिक्योरिटी को सेम रिपर्चेज करता है। तो जो डर्टी प्राइस यहाँ पर निकल के आएगा, डर्टी प्राइस निकल के आने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लेग में यानी जो हमने सिक्योरिटी को जिस अमाउंट पर सेल किया गया था, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेल किया गया था, प्लस जो अक्रूड इंटरेस्ट होगा, यानी जैसे मान लीजिए अभी उसने 50,000 रुपया लिया थे, 50 मान लो 500 करोड़ रुपए लिया था, तो 500 रुपये पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 500 करोड़ प्लस जो भी मान लीजिए 8% था, तो 8% पर जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो उसका अक्रूड इंटरेस्ट मान लीजिए बना 5 करोड़, तो 5 करोड़ प्लस 500 करोड़ यानी 505 करोड़ जो हो जाएगा आपका डर्टी प्राइस हो जाएगा। ओके, आइए आगे अक्रूड इंटरेस्ट। अब देखिए, in the reversal leg also to be go out will be the calculated as price plus accrued interest. Accrued interest will be higher as the repo price will be the added to the original broken period. सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो इसमें accrued interest होगा वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ रेपो रेट इज ग्रेटर देन कूपन रेट, अगर रेपो रेट कूपन रेट से ज़्यादा हुई, देन द रिपर्चेज प्राइस ऑफ एडजस्टेड अपवर्ड, तो जो रिपर्चेज प्राइस होगा वो अपवर्ड होगा। यानी अभी तो पहले लेग फर्स्ट लेग के बारे में बात हो रही थी कि वहाँ पर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, इक्वल है तो क्या होगा। अब यहाँ पर है सेकंड लेग की बात है, तो इसमें ये कह रहा है कि रेपो रेट अगर ज़्यादा है कूपन रेट से, देन रिपर्चेज प्राइस एडजस्टेड अपवर्ड, तो जो इसका प्राइस होगा वो अपवर्ड होगा विद रेफरेंस टू द सेल प्राइस टू extent of the difference between the two. If the repo rate is lower than the coupon, then repurchase price is adjusted downward. यानी जब रेपो रेट लोअर देन होगी तब डाउनवर्ड होगा, और जब रेपो रेट अप होगी ग्रेटर देन होगी तब वो अपवर्ड होगा। इस सेकेंड लेग की बात है। जबकि इसकी जो फर्स्ट लेग थी तो फर्स्ट लेग में सिंपल सा था कि अगर रेपो रेट अगर हाई होगी तो रिपर्चेज प्राइस अप होगा, और डाउन होगी तब डाउनवर्ड होगी। ठीक है, स्पेसिकली इन टर्म ऑफ रेपो रेट देयर विल बी नो एडजस्टमेंट व्हेन द करंट यील्ड ऑन द सिक्योरिटी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी की जो करंट यील्ड है और वो जो वैल्यू जो उसकी सेल ऑफ वैल्यू है उससे अगर ये बराबर है, ठीक है, उसके ब्याह पे कैलकुलेट की जा रही है। यानी फिर से देखिए इसको क्या कहना चाह रहा है ये, स्पेसिकली विशेष रूप से इन द टर्म ऑफ रेपो रेट, अगर रेपो रेट टर्म के बारे में बात करें तो देयर विल बी नो प्राइस एडजस्टमेंट, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। किस कंडीशन में प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होगा? वैसे तो आपने देखा था प्राइस को डाउनवर्ड या अपवर्ड एडजस्टमेंट होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड एडजस्टमेंट होगा, लेकिन उस कंडीशन में रेपो रेट की उस कंडीशन में प्राइस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा जब करंट यील्ड ऑन सिक्योरिटी when the current yield on security calculated on the basis of sale value, कि जब सेल वैल्यू के आधार पर करंट यील्ड सिक्योरिटी पर कैलकुलेट की जाएगी, यानी सेल वैल्यू के आधार पर करंट यील्ड कैलकुलेट की जाएगी तो उस कंडीशन में प्राइस का एडजस्टमेंट नहीं होगा। इज इक्विवेलेंट टू रेपो रेट, और ये रेपो रेट के इक्विवेलेंट होगी, रेपो रेट के बराबर। इन केस द कूपन पेमेंट डे फॉल्स,
विदिन द रेपो पीरियड सुटेबल एडजस्टमेंट इन द प्राइस शुड बी मेड। अगर इन केस ऑफ अगर जो कूपन है पेमेंट डे फॉल्स विदिन द रेपो पीरियड, अगर वो रेपो पीरियड के अंडर में आता है पेमेंट डे, तो सुटेबल एडजस्टमेंट इन द प्राइस शुड बी मेड। तो जो भी सुटेबल एडजस्टमेंट होगा वो किया जाएगा। ठीक है, it should be particularly remembered that the variance the price at the time of the first leg is taken from the market is second leg price the prefixed and may not be market related। अब जैसे हमने देखा था प्रीवियसली, क्या देखा था कि जो हमारी रेपो रेट होती है वो कैश फॉरवर्ड होती है, यानी रेडी फॉरवर्ड। तो इंडिकेट द प्रीवियसली रेपो ट्रांजैक्शन इज आल्सो कॉल्ड रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। ये क्या कहलाता है? रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। अब रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक रेडी लेग और दूसरा फॉरवर्ड लेग। तो रेडी लेग क्या होता है और फॉरवर्ड लेग क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज इन द टू लेग। तो जो रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है इसकी दो लेग होती हैं, रेडी लेग और फॉरवर्ड लेग। द बारोअर ऑफ फंड सेल सिक्योरिटी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस टू द लेंडर बिफोर द सेल द बारोअर एंड लेंडर एग्री ऑन द टेन्योर एंड रेट ऑफ रेपो ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब है कि बारोअर ऑफ फंड सेल, जब एक जो मार्केट में जो रेट चल रहा है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, तो उस पर सिक्योरिटियों को सेल किया जाएगा। और सेल से पहले अगर बारोअर और लेंडर में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, जैसे टेन्योर के रूप में या रेट ऑफ रेपो ट्रांजैक्शन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो उस पर तो फिर उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। ये तो आपकी रही थी रेडी लेग। ठीक है, अब आपका सेकंड है फॉरवर्ड लेग। तो फॉरवर्ड लेग में क्या कहता है? फॉरवर्ड लेग द बारोअर ऑफ फंड बाय बैक टू द सिक्योरिटी सोल्ड इन द रेडी लेग फ्रॉम द लेंडर टू द कम्यूटेड फ्रॉम सो दैट द लेंडर गेट्स द अमाउंट विच इंक्लूड द अमाउंट लेंट ऑन द रेडी लेग प्लस इंटरेस्ट ऑन फॉर द अमाउंट लेंट ऑन द एग्रीड इंटरेस्ट रेट फॉर द टेन्योर ऑफ द रेपो। अब रेडी में क्या था कि उसने सिक्योरिटी को बेच दिया था, जिसमें कहा गया था कि आपको इतना कूपन रेट देना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉरवर्ड में क्या हुआ कि हम उसी सिक्योरिटी को रिपर्चेज करेंगे, यानी जिस लेंडर ने उसको बेचा था, जिस लेंडर ने सेल किया था, वही उसको रिपर्चेज करेगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ में। यानी इसमें एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि जो हमारा रेडी लेग है, तो रेडी लेग जो होता है वो क्लीन प्राइस पे होता है। रेडी लेग कैसा होता है? क्लीन प्राइस पे होता है। और जो फॉरवर्ड लेग होता है, फॉरवर्ड लेग आपका हो जाएगा डर्टी प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।